नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। दरअसल जो बच्चे 9वीं क्लास पास करके 9th स्टैंडर्ड के बाद 10th में आए यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में, और 11th स्टैंडर्ड के बाद 12th में आए हैं यानी फिर बोर्ड के एग्ज़ाम, ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई और अब फिर ऑफलाइन पढ़ाई। लेकिन जिन बच्चों ने 9वीं क्लास में ऑनलाइन के चलते ज़ाहिर है कि पढ़ाई कमज़ोर हुई, सिलेबस छोटा कर दिया गया, और अब जब वो 10th में आए तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो उनको 9th में पढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऑनलाइन के चलते वो नहीं पढ़ पाए। सिलेबस छोटा कर दिया इसलिए नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसके नहीं पढ़ने से 10th के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको 9th की वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक यही हालत 11वीं से 12वीं क्लास में जाने वाले बच्चों की है। इसमें दिक्कत यह है कि बच्चों की परेशानी तो है ही है, लेकिन जो टीचर हैं वो भी दिक्कत में कि आखिर कैसे पढ़ाएं। ये सवाल कैसे हल हो कि जो बच्चे ने पढ़ा नहीं है उसको समझाया कैसे जाए, क्योंकि पीछे आगे पाठ और पीछे सपाट वो स्थिति भी नहीं है। पीछे उसने पढ़ाई नहीं है तो आगे समझ में कैसे आएगा। तो ऐसे में गर्मी भी है, मन कैसे लगे। कोरोना काल ने आपके 2 साल बर्बाद कर दिए, और गर्मी का टॉर्चर महत्वपूर्ण मुद्दा है, घर घर की कहानी है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद है 3 विशेष मेहमान। 2 हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी, शिक्षाविद प्रियांक तिवारी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है डॉक्टर संजय प्यासी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक पत्रकार के नाते, एक पेरेंट्स के नाते जोड़ूंगा चर्चा की शुरुआत में संदीप जी आपसे, कि ये जो कोरोना ने 2 साल बर्बाद किए हैं, उसमें सब कुछ खासतौर से पढ़ाई में इतना उलझा हुआ हो गया है कि सिरा कहाँ से ढूंढे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर है, पेरेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर है, और टीचर पर यह प्रेशर है कि वो कैसे तालमेल बैठाए। जिन बच्चों को उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है, सबको पता है कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्लास में उन्होंने यस सर कहा, यस मैम कहा, और उसके बाद हमने देखा कि बच्चे घर में सो जाया करते थे। पढ़ाई तो हुई नहीं। 1 साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई, लेकिन इस साल ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई, लेकिन पूरे साल पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई और एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई। तो जाहिर है कि टीचर्स को पता था, कॉपी जांचने में थोड़ी उदारता बरती, सारे बच्चे पास हो गए हैं। लेकिन अब 10वीं और 12वीं का मामला ऐसा है कि ये अग्नि परीक्षा है। एक शेर के साथ मैं बात करूंगा कि आग का दरिया और डूब कर जाना है। ये दिक्कत है, बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। पहले आपकी राय, फिर हम आएंगे शिक्षाविद के पास। राघवेंद्र जी, जिन बच्चों ने घर में रहकर वक्त गुजारा, सिर्फ पढ़ाई से मत जोड़िए उस चीज को, उन बच्चों को 1 साल करीब करीब कैद में रहना पड़ा। वो दुनिया से दूर रहे, अपने मित्रों से दूर रहे, तो उनका जो मानसिक विकास उस दौरान होना चाहिए, मुझे लगता है वो नहीं हुआ होगा। एक चीज। दूसरी, ऑनलाइन जो पढ़ाई है, क्योंकि जिस बच्चे ने 8वीं तक ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाई की, उसे 2 साल तक ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। तो पहले तो उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में बड़ी समस्या हुई, और ऑनलाइन से फिर ऑफलाइन में आने में अब समस्या है। स्वाभाविक सी बात है कि ऑनलाइन में पढ़ने का कल्चर बच्चों के अंदर नहीं रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अध्ययन वैसा नहीं हो पाया होगा। आज जरूरत इस बात की थी नवीन जी कि ऑफलाइन आप एग्जाम कर रहे हैं, कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, उन बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे हैं, घर में बंद रहे हैं, पहले उनके अंदर वो जैसे पक्षी होता है ना पिंजरे वाला, उसको उड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो बंद रहा है वो उड़ना कम हो गया है, उसकी जो ताकत थी, क्षमता थी, वो कम हो गई है। तो उस बच्चे को उस लेवल पर आने के लिए मानसिक तौर पर विकसित करने की जरूरत है, एक माहौल देने की। दूसरा, आपने सिलेबस की बात की कि ऑनलाइन में सिलेबस कम था, अब ऑफलाइन में सिलेबस बढ़ गया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर बच्चा उत्साहित रहेगा, बच्चा प्रसन्न रहेगा, उसके अनुरूप आप माहौल देंगे और उसका मानसिक स्तर विकसित करेंगे कि वो बेटा जो काल था, कोरोना काल था, उससे आप निकल गए हैं, अब ये स्थितियां, आपको कैसे पढ़ना है। और इसमें बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि शिक्षकों से ज्यादा परिजनों की है। उन्हें बच्चों को पिछड़ने पर इस समय डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो डिप्रेशन में पहले भी रहा जब बंद रहा, ऑनलाइन में कम पढ़ पाया, अब वो कक्षा में जा रहा है तो उसको सिर नीचे करना पड़ता है कई बार, क्योंकि सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। इसलिए आज जरूरत यह है कि शिक्षक, परिजन दोनों मिलकर बच्चे के लिए एक छत्र छाया दें, हम ये कहें, और उसे बेहतर माहौल दें,
ताकि वो ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सके और बेहतर अंक ला सके। उसे दबाव में डालने की या बेवजह डांटने की या उस पर प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। बिल्कुल। संजय जी, आपने सुना हमारे संदीप जी का कहना ये कि बच्चे दबाव में हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बच्चे तो दबाव में हमेशा रहते हैं। अब दिक्कत ये कि जो कोच है, जो पढ़ाने वाले, वो भी दबाव में हैं। बच्चे तो डिप्रेशन से निकल जाएंगे क्योंकि टीचर उनको निकालेगा, पेरेंट्स निकालेंगे, लेकिन दिक्कत ये कि इस बार तो पहली बार शिक्षक भी दबाव में हैं, क्योंकि जो बच्चे कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जाहिर है कि टीचर्स ने भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई। हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में कि ऑनलाइन ही भविष्य की पढ़ाई है ये भी। लेकिन आज की तारीख में जो बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन में आए हैं और टीचर उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, ये एक बड़ा मेरे ख्याल से सवाल है, बहुत विकट समस्या है। इस पर आपकी राय? देखिए, समस्या तो है, जिससे कोई बिल्कुल नकार नहीं सकता है, परंतु ये हम सबको पता है कि जो ये महामारी आई थी, ये केवल ना तो बच्चों के लिए थी, ना शिक्षकों के लिए थी, ये विश्वव्यापी महामारी थी। परंतु वो टाइम अब जा चुका है, और यदि टाइम वो निकल चुका है तो हम अब अपने बच्चों को उसी लेवल पर लाना चाहते हैं जो 10th या 12th के स्टैंडर्ड पे होना चाहिए जी। तो इसके लिए देखिए, ना तो बच्चों को दबाव में डालने की जरूरत है, ना ही शिक्षकों को अतिरिक्त लोड लेने की जरूरत है। बस बात सिर्फ इतनी है कि बैलेंस कैसे किया जाए। टाइम्स हमारे पास वही फिक्स है स्कूल के, और अभी तो गर्मियां और बढ़ेंगी तो स्कूल की क्लासेस भी हम लोग बंद करेंगे। परंतु इन सब के बीच इसमें पेरेंट्स का जो रोल होता है वो हमेशा मांगा जाता है। जब महामारी आई थी तो गवर्नमेंट ने भी पब्लिक से सपोर्ट मांगा था, पब्लिक ने सपोर्ट किया, जिस कारण से हम इस महामारी से समय पर हम इससे विजय प्राप्त कर सके। इसी तरह शिक्षकों को भी और पेरेंट्स को भी बच्चों को मनोबल बढ़ाना है। उनके मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए कि जितना बच्चा डरता था शिक्षक से, वो डर की वजह से कई बार वो मिल नहीं पाता था। अब वो क्लासरूम में प्रॉपरली एज अ फ्रेंडशिप उनकी यदि मेंटेन होती है तो वो क्वेश्चन प्रॉपरली रेज कर पाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक ट्यूटोरियलशिप होती है कि बच्चा क्लास में तो पढ़ा, उसके बाद उसके फिजिकल एक्सरसाइज की टाइम आया, वो भी हुआ। उसके बाद बच्चा कभी भी चाहे तो हर स्कूल में हर शिक्षक का यह दायित्व अब बन चुका है कि वो बच्चों को कुछ अतिरिक्त समय दे, वो बैठे, जब भी बच्चा आए उनके पास किसी अपनी क्वेरीज को लेकर के, तो वो उसको रिजॉल्व करें। साथ ही साथ यहाँ पेरेंट्स का रोल ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा दबाव में तो है, क्योंकि उसको भी पता है कि सिलेबस मेरा इस साल ज्यादा है, मुझे 9th का भी पढ़ना है, 10th का भी पढ़ना है। साइमल्टेनियसली जो 12th स्टैंडर्ड में है उनको 11th का भी छूटा हुआ कवर करना है, देन 12th का भी करना है। तो इसमें कोचिंग या कोच या टीचर ये अपना रोल तो प्ले करेंगे ही, परंतु इनका जो डेवलपमेंट है वो तभी होगा जब इनका कहना चाहिए बहुमुखी विकास किया जाए। स्पोर्ट्स में जिसका इंटरेस्ट है उसको स्पोर्ट्स भी मिले, जिसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, जो भी उनका इंटरेस्टेड एरिया है उसमें उनको भेजा जाए। और जब वो अपना काम खत्म करके दिन भर का सोने के लिए जाएं, रेस्ट करें बच्चे, उस समय भी पेरेंट्स उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, उनके सिर में हाथ रखें, समझाएं, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज उनको सुनाएं, जिससे बच्चा फ्रेश महसूस कर सके और वो आराम से जाकर के फिर 1 आध घंटे बैठकर अपनी स्टडी करे और सो सके। बिल्कुल। तो यदि कलेक्टिवली एफर्ट पुट इन किए जाएं तो हमारे जो 10th और 12th के बच्चे हैं बहुत आसानी से, बहुत पर्याप्त समय है, वो कोप अप कर लेंगे, उनकी तैयारी आसानी से हो सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बातचीत के दूसरे दौर में आपसे पूछूंगा। हमारे साथ प्रियांक तिवारी भी हैं, खासतौर से जो बच्चे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, उनके लिए भी दिक्कत आती है। और जो आपने कहा कि इसके लिए पहले तो फ्रेंडली होने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल में एक आध, मुझे लगता है कि प्रियांक तिवारी जी, एक्स्ट्रा पीरियड की जरूरत होगी। एक्स्ट्रा पीरियड से मतलब स्कूल में होता ही है, गेम्स का पीरियड होता है या एक फ्री पीरियड रखते हैं जिसमें बच्चे आपस में मिलते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड में आते हैं, फ्रेश होते हैं। क्या उसमें ध्यान योग भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ? क्योंकि ये भी आपके स्ट्रेस को कम करेगा। जो बच्चे, चूंकि आज हम अप्रैल में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बात लोग अक्सर करते हैं दिवाली के आसपास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करते हैं। चूंकि इस बार
ऑफलाइन स्कूल शुरू हुए हैं, 2 साल के बाद दुनिया पूरी सामान्य हुई है, नॉर्मल हुई है। तो अगर अभी से हम ये माने कि ये दिसंबर आ गया है, अभी से ये माने कि अक्टूबर आ गया, तो हमें लगता है कि जब अक्टूबर आएगा तो फिर इतना ज़्यादा बोझ और तनाव नहीं होगा जितना अक्टूबर में होता है। उसके लिए जो मैंने कहा कि क्या इसमें खेल कूद के साथ साथ बच्चों से फ्रेंडली माने रिलेशन हो, वो तो ठीक है, क्या ध्यान योग का भी एक पीरियड होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए आगे तक बहुत मजबूती से मदद करेगा। प्रियांक जी, आपकी सारी बातों में इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी हो तो और अच्छा रहेगा। नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है और ये ज़रूरी भी है। देखिए, जहाँ तक है 9th का और 11th का जी। तो 9th एक्चुअली बेसिक होता है 10th क्लास के लिए एंड 11th बेसिक होता है 12th क्लास के लिए। एंड बच्चों का 11th और 9th दोनों ही ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस के काफ़ी फ़ायदे भी हैं बट उससे ज़्यादा नुकसान है। वो एक मजबूरी थी उस टाइम पे बच्चों की, स्कूल की एंड पूरी की पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव की कि हमें वो चीज़ें करनी ही थी और कोई ऑप्शन नहीं था। बट उसमें ये हुआ कि जैसे 11th में अकाउंट्स हो गया या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गए, ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें कभी कभी बच्चे का इंटरनेट नहीं चल रहा है, टीचर्स का इंटरनेट नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चे को डाउट है तो वो पूछ भी रहा है तो टीचर तक वो बात नहीं पहुंच रही है। और इसके साथ में एक और गैप रहा कि उनके पास एक कॉमन फ्रेंड सर्कल नहीं रहा जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। तो ये एक उनकी प्रॉब्लम रही है। इसकी वजह से उनके जो बेस है वो वीक रहे हैं, उसकी वजह से उनको अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जहाँ तक आपने बोला कि एक्स्ट्रा पीरियड में मेडिटेशन हो या फिर योगा हो, ये सारी क्लासेस, तो इसके साथ में एक काउंसलिंग क्लासेस होनी चाहिए। वीक में 1 बार या 2 बार 1 घंटे का सेशन अगर बच्चों को दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, चैप्टर वाइज, तो वो अपना टाइम को सिलेक्टिव तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं और रिजल्ट में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पोर्शन बहुत है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि अभी सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया है बोर्ड्स ने, सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो, उसमें सिलेबस कम हो गया है। एमपी बोर्ड के तो ऑलरेडी एग्जाम्स लगभग हो चुके हैं एंड सीबीएसई के बोर्ड में जो है उन्होंने सिलेबस कम कर दिया है। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नीट भी लेके चल रहे हैं, साथ में नीट के रजिस्ट्रेशन अभी चालू हुए हैं एंड आईआईटी के लिए है, जेईई के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो उन बच्चों पे डुअल प्रेशर है, उनको 12th भी देखना है और उनको एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी क्लियर करना है। तो इस जगह पे बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन का जो तरीका होता है वो अलग होता है और दोनों एग्जाम्स का जो देने का तरीका है वो भी अलग है। तो इस वजह से अगर स्कूल्स में एक काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज की जाए जिसमें टीचर्स ये बताएं कि दोनों एग्जाम्स को किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और दोनों के लिए आपको खुद को कैसे तैयार होना है, तो बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल संदीप जी, एक चीज़ और इसमें अपन एज ए पेरेंट्स इस पर चर्चा हो सकती है कि जैसे हर प्रतियोगी परीक्षा जब होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है कि किसी एक प्रॉब्लम पर लोग ग्रुप में बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अगर हर क्लास में 5-5, 6-7 बच्चों के ग्रुप बना दिए जाएं और वो ग्रुप्स में अपनी प्रॉब्लम को बात करें, शेयर करें और उसकी सॉल्यूशन ढूंढें और बाद में फिर वो टीचर्स के पास जाएं, तो जो आपस में बातचीत करने की बात होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो 2 साल में लोग, आपने कहा कि जैसे बच्चे पिंजरे में बंद हो गए थे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रियांक जी कह रहे हैं, जो संजय प्यासी जी ने कहा, उसमें हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि आप क्लास में 5-5, 6-6 बच्चों का एक ग्रुप बना दें जो मैथ्स के किसी चैप्टर पर बात करे, फिजिक्स के किसी चैप्टर पर बात करे, केमिस्ट्री किसी चैप्टर पर बात करे और उस पर फिर जो बात करेंगे तो बच्चों की राय निकल कर आएगी, पढ़ने के तरीके निकल कर आएंगे और उससे मुझे लगता है कि काफ़ी खुलापन आएगा और लोग थोड़ा सा हल्का फील करेंगे अपने आप को। आपकी इसमें राय? देखिए राघवेंद्र जी, अगर हम अपने दौर की बात करें तो हम लोगों की जो पढ़ाई होती थी वो उसका अंदाज लगभग यही हुआ करता था। जिन मोहल्लों में 5 लोग रहते थे एक ही क्लास के, तो वो शाम को बैठ जाते थे, रात को बैठ जाते, जब भी उनके पास समय होता था। तो उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं और जब आपके रिश्ते मजबूत होते हैं तो आप अपनी बात, समस्या को कहने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और झिझक नहीं होती आपके अंदर। जो आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर ग्रुप डिस्कशन की परंपरा शुरू की जाए, जो मुझे लगता है कम हो गई है बच्चों के बीच में, और क्यों उसका बड़ा कारण यह भी है कि घरों में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, तो उस तरह का माहौल भी नहीं बन पा रहा है। तो आज स्कूलों को या शिक्षण संस्थाओं में अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बच्चों में ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उनके अंदर की जो झिझक है वो भी खत्म होगी और वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से बता सकेंगे। और जहां तक आपने बात कही, कोच अगर साथ में बेहतर हो, मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 10 के ग्रुप बना लिए आपने
और एक कोच हर ग्रुप की समस्या को आइडेंटिफाई करे, लिस्टिंग करे और उस समस्या का निदान करे। तो जैसा प्यासी जी ने अभी कहा कि मित्रवत संबंध होने चाहिए, तो एक लाभ ये होगा कि बच्चों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे, वो अपनी बात बेझिझक कहेंगे, और दूसरी तरफ जो उनका कोच होगा या टीचर होगा उससे भी उनके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि और खुलापन आएगा, बच्चे अपनी बात कहेंगे, झिझक खत्म हो जाएगी और उसका लाभ। प्रियांक जी बोला ना कि काउंसलिंग के भी आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। जो काउंसलिंग अक्सर आप दिसंबर जनवरी में करते थे वो आपको पहले दिन से करनी पड़ेगी, यानी अप्रैल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर ये चीज़ें आपको जब स्कूल खुलेंगे जुलाई में तब आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि 2-3 जगह आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और 2-3 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। जी, स्वाभाविक सी बात है राघवन जी, इसमें मैं कह रहा हूं कि ये तो क्लास का है एक, दूसरा पेरेंट्स को भी उसी तरह की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारा काम शिक्षक का है या स्कूल का है, पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो घर में भी वो माहौल दें, बच्चे पर तनाव पैदा ना करें। बच्चे और पेरेंट्स के बीच अगर मित्रवत वहां भी संबंध हो जाएंगे तो ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चों में खुलापन आएगा। जो उन्होंने 1 साल 1.5 साल बंद कमरों में गुजारा है वो खुलापन आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों का मन ऐसा होता है कि उन्हें आप जिस रूप में ढाल लें, जितना विकसित कर लें, वो संभावना आपके हाथ में रहेगी। तो एक तरफ शिक्षक तो दूसरी तरफ पेरेंट्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस दौर में, कम से कम मुझे लगता है। संजय जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि ये एक मौका है, बच्चे 2 साल तक पिंजरे में बंद थे कोरोना के चलते, उन्होंने घर में बंद रहकर उसके प्लस माइनस देख लिए। अब उनको ये जो खुलापन मिला है, मुझे लगता है कि इस खुलेपन का अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। सीधी सी बात है कि अगर जो हमने कहा चर्चा के बीच में कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और आपने 5-5 के 10 ग्रुप बना दिए, 20 ग्रुप, 15 ग्रुप बना दिए, तो वो काफ़ी आपको मदद करने में सहायक होंगे, क्योंकि सिर्फ टीचर को मॉनिटर करना है कि ग्रुप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें बच्चों में टीम वर्क आएगा, आपस में उनमें समन्वय होगा और चीज़ों को समझने के साथ साथ उसके निदान की भी वो अपने स्तर पर कोशिशें करेंगे जो उनको फ्यूचर में बहुत लाभ देगी। संजय जी। जी, अभी संदीप जी ने भी एक्सप्लेन किया, और जैसा हम पहले से भी देखते आ रहे हैं, ये टीम वर्क डेवलप करने के लिए, बच्चों में एंथुजियाज्म डेवलप करने के लिए हमेशा ग्रुप स्टडी कराई जाती थी जी। हम लोगों के यहाँ भी या कहीं किसी भी संस्था में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते थे। फिजिक्स का भी यदि प्रोजेक्ट है तो 4 बच्चों को एक दे दिया, फिर अगले 4 बच्चों को अगला दे दिया, 6 बच्चों का केमिस्ट्री में ग्रुप बना दिया। इस तरह से ये जो ग्रुप स्टडी कराई जाती थी उसका रीजन भी यही होता था कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, आप यदि कुछ नई चीज सोचना चाहते हैं तो आपके साथ में 3 या 4 स्टूडेंट्स और हैं, आप चारों आपस में डिस्कस करेंगे तो एक तो कोऑर्डिनेशन आपका बेहतर होगा इन बिटवीन स्टूडेंट्स। नंबर 2, आपने जो सोचा उसके अलावा उस पर्टिकुलर टॉपिक में और क्या थॉट्स हो सकते हैं, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, तो आपके साथ में खड़ा स्टूडेंट भी सोचता है। तो इस तरह से एक जो कोच है या टीचर है, उनको भी हर बच्चे को सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी चीजें बच्चों के माध्यम से ही निकल के आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझा रहा होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो शिक्षकों के साथ भी ये समस्याएं आती हैं कि बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए, उस पे वो आंसर करते गए और कुछ चीजें उनकी एक आध पॉइंट हाइड हो जाते हैं, या तो उनका जो ड्यूरेशन रहता है उस लेक्चर का वो खत्म हो जाता है, या और भी अन्य रीजन होते हैं जी। तो वो अपनी बात पूरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इससे क्या है, जो टाइम बाउंडेशन थी वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी यदि केवल एक टीचर या एक कोच एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है बच्चों को, तो उसके पास एक ही ब्रेन है, एक ही ब्रेन में उसने जो स्टडी की है वो एक्सप्लेन कर रहा है जी। यदि टीचर के साथ में 60 ब्रेन्स और मिल जाएं तो 60 ब्रेन तो ज्यादा काम करेंगे ही। ये स्वाभाविक सी बात है कि एक की बजाय 60 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और रह गई बात लॉकडाउन में बच्चे कैद रहे, ये सारी चीजें तो थी, पर हम लोग अब इससे बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है टीचिंग प्रैक्टिसेस की, उसको हम लर्निंग बेस्ड कर दें। बीइंग अ पेरेंट कोई भी हो, ये बिल्कुल दबाव ना डालें बच्चे से कि नहीं बेटा आपको तो नीट क्वालिफाई करना है इन दिस सेशन, या जेईई क्वालिफाई करना है। जेईई क्या होता है, जेईई एक पार्ट है, एक कंपटीशन है, लाइफ नहीं है बच्चे की। यदि वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं भी बना
तो उसके करियर में जो बनना लिखा होगा वहां वो पहुंच जाएगा। बट जरूरी ये है कि आप उसको सपोर्ट करें और लर्निंग बेस्ड मेथड अडॉप्ट करें कि आप तो सीख लो। ये जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स 100 आए या 99 आए या 98 आए, वो तो स्कोर कर ही लेगा बच्चा यदि सीख लेगा। 99, 98 और 100 भी लाएगा तो उसके ऊपर अभी रिजल्ट का दबाव, अभी बहुत समय है हमारे पास अगले एग्जाम्स के लिए, ये पूरा एक साल है। तो एटलीस्ट उसके लिए जो बच्चे हैं हमारे पास, उनके ऊपर ये बिल्कुल सवाल ना है कि उसे नीट क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है। तो इस तरह की चीजों से उसको दूर रखा जाए अभी तकरीबन 4 से 5 महीने। इस बीच में वो अपनी स्टडी करके तैयार हो जाएगा, फिर उसको आगे की चीजें समझाई जाए। बिल्कुल तिवारी जी, दबाव की जरूरत नहीं है, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं और संजय जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकल में तो ग्रुप बनाते थे, फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, केमिस्ट्री का हो रहा है, ग्रुप बना हुआ, डिस्कशन हो रहा है और उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा दुनिया बदल गई थी 2 साल, अब फिर आप दुनिया में वापस लौटे हैं, खुलापन आया, तो आपको शिक्षा में थोड़ा सा तरीके में बदलाव हो सकता है। हम चूंकि एक तरह से आम आदमी हैं, शिक्षा के बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन कई बार आम आदमी भी कुछ चीज़ें देता जो कई बार काम आती है। अगर आप चैप्टर वाइज ग्रुप बना दें कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप है, वो अगर चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे तो हमें लगता है कि हर चैप्टर में बच्चे, जब 5 बच्चों की राय आएगी तो उनमें बहुत सारे सवाल तो वो वही हल कर लेंगे जो कई बार टीचर से पूछने में बच्चे डरते हैं, झिझकते हैं। अगर वो ग्रुप में बात कर रहे हैं, ग्रुप में 3 बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, 2 बच्चे कम पढ़ने वाले हैं, तो वो जैसे कहता है ना कि वो बाकी जो 3 बच्चे हैं, 2 कमजोर बच्चों को साथ लेकर आगे निकल जाएंगे और बहुत सी चीजें वो कमजोर बच्चे उनसे सीख भी लेंगे। तो ये चीजें अगर इस नए सेशन में अडॉप्ट की जाती हैं तो मेरे ख्याल से बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होगी और टीचर्स को समझाने में भी दिक्कत नहीं जाएगी और पेरेंट्स भी थोड़ा सा फील गुड करेंगे। आपकी राय? जैसे आपने बोला कि ग्रुप स्टडीज होना चाहिए, चैप्टर इसका चैप्टर वाइज अगर अपन करेंगे तो इसका बेनिफिट जरूर है। और एक बेनिफिट अभी आजकल बच्चों को ये मिल गया है कि पहले के टाइम पे केवल एक टीचर होते थे जिनसे नॉलेज मिल सकता था, या कोई डाउट है हमें तो हमें एक टीचर ही एक ऑप्शन होता था जिनसे हम पूछ सकते हैं। बट आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, बच्चों के पास सेल फोन है, इंटरनेट है। तो अगर उनको कोई डाउट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर से ही पूछें, वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। और ये भी फायदे हैं कि केवल एक तरीके का आंसर नहीं मिलता उनको। मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन हो या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हो तो उसको 10 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको 10 तरीके पता चल जाते हैं। तो अगर इसमें तो 2 साल वो लोग मास्टर हो ही गए हैं। जी 2 साल की जो ऑनलाइन की पढ़ाई थी उसने उनको इसमें बहुत मजबूत जी बिल्कुल मास्टर बनाए हैं। काफी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत अच्छी हैं मार्केट में, जहां पे ऐसी एप्लीकेशंस भी कुछ हैं कि आप जस्ट एक फोटो खींच लीजिए क्वेश्चन की एंड अपलोड कीजिए, आपको तुरंत वीडियोस मिलेंगे, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है वहां पे। तो जब ग्रुप बनाया जाएगा चैप्टर वाइज, मान के चलिए 3 चैप्टर्स का ग्रुप बना दिया, उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बट जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठेंगे और जब देखेंगे कि 2 घंटे वो फ्रेंड्स तो पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पढ़ेंगे ही। क्योंकि जो 17-18 की एज होती है वो बहुत इन्फ्लुएंसिव एज होती है। उसमें आसपास जो इंसान करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। अगर दूसरे लोग खेल रहे हैं तो उनका भी खेलने का मन करेगा, और अगर उनके दोस्त लोग पढ़ रहे हैं तो उनका भी पढ़ने का मन करेगा। तो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ में अगर ग्रुप बनाया जाए वीक स्टूडेंट्स का, तो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ में वो वीक स्टूडेंट भी अपना रिजल्ट इंप्रूव करेंगे और इंटेलिजेंट बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि टीचिंग इज ऑलवेज अ लर्निंग। जब इंसान कोई पढ़ाता है तो वो सीखता भी है। हम लोग भी टीचिंग लाइन में हैं, तो हम लोग हमेशा जब भी पढ़ाते हैं तो पहले हम लोग खुद लर्निंग करते हैं, पहले खुद रिवीजन करते हैं, गो थ्रू होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो हर रोज हम लोग भी सीखते हैं और वही चीज हम स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। तो दोनों बच्चों को ये बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ और कहना आपको? मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमने अप्रैल का महीना था और उसमें हमने शुरुआत की कि बच्चे अभी से तनाव से बचेंगे तो दिसंबर में तनाव नहीं आएगा। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी आपका भी, और प्रियंक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करें, पेरेंट्स के साथ भी फ्रेंडली रहें और टीचर के साथ भी फ्रेंडली रहें, और उसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर दोनों बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। तो हमें लगता है कि जो बच्चे 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th में हैं, वो कम से कम दिसंबर तक आते आते कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, विश्वास से भरेंगे और तनाव से मुक्त होंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।